नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य। हाँ, वो समय जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कह दिया जाता है। बिल्कुल, लगभग 320 से 550 ईस्वी का समय। हमारे पास कई स्रोत हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, विशेषज्ञ नोट्स भी हैं। और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि गुप्त काल में धर्म कैसा था, उनकी वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान में क्या खास था। और हाँ, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मशहूर दरबार भी। हाँ, बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी कौन सी विरासत आज भी हमारे लिए मायने रखती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म से बात शुरू करें। हाँ, करते हैं। स्रोत बताते हैं कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ। मतलब बौद्ध धर्म के प्रभाव के बाद गुप्त शासकों ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को काफी बढ़ावा दिया। हाँ, ये बात सही है। वैदिक परंपराओं को फिर से इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसी समय में ना पुराण जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, उनका संकलन हुआ, उनको एक फाइनल शेप दिया गया। और ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं थे, इन्होंने हिंदू माइथोलॉजी, देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट्स, जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उनको एक तरह से कोडिफाई किया। अच्छा। हाँ, जिससे एक कॉमन धार्मिक पहचान बनाने में मदद मिली। और साथ ही जो मुख्य देवता थे, विष्णु, शिव, देवी, उनकी मूर्तियां कैसी बनेंगी, मंदिरों में कैसे स्थापित होंगी, वो भी स्टैंडर्डाइज होने लगा। और ये सिर्फ लिखने पढ़ने या मूर्तियों तक ही नहीं था, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान भी किए। बिल्कुल किए। तो क्या ये सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था थी या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी था? देखिए, दोनों ही बातें थी। अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान उनकी शाही ताकत, उनकी सॉवरेनिटी का सिंबल तो थे ही। हाँ। साथ ही वो दिखाते थे कि हाँ, हम वैदिक परंपरा से जुड़े हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शायद महत्वपूर्ण था, जैसा मैंने कहा, पुराणों और स्मृतियों का मानकीकरण। स्मृतियां? हाँ। जैसे नारद स्मृति? हाँ, नारद स्मृति ये उस समय के सामाजिक नियम कानून, उनका कलेक्शन थी। इनके व्यवस्थित होने से समाज के लिए धर्म, कानून, नैतिकता, इनके लिए एक तरह की गाइडलाइंस बन गईं। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा था। बिल्कुल। और इसी तरह वो अग्रहार प्रणाली थी, ब्राह्मणों और मंदिरों को जमीन देना। हाँ, लैंड ग्रांट्स। हाँ, उसने न केवल वैदिक पढ़ाई लिखाई और रस्मों को जिंदा रखा, बल्कि नॉलेज सेंटर्स को भी सपोर्ट किया। और इसी बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद, यानी विष्णु, शिव और देवी की पूजा, हाँ, ये प्रमुख हिंदू पंथ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए। और इनका कला में भी बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। तो मतलब एक तरफ तो वैदिक रिवाइवल पे जोर था, पर हमने ये भी पढ़ा कि दूसरे धर्म भी ठीक ठाक चल रहे थे। ये बैलेंस कैसा था? वो चीनी यात्री फाहियान, हाँ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे, उन्होंने भी तो लिखा है कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग शांति से रह रहे थे, कोई टकराव नहीं था। हाँ, फाहियान का अकाउंट इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गुप्त काल की एक खास बात है। हिंदू धर्म के रिवाइवल के बावजूद, खासकर जो शुरुआती गुप्त राजा थे, उन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंस दिखाई। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। जैसे कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की नींव रखी। नालंदा, वो तो बाद में बहुत बड़ा सेंटर बना। बिल्कुल, एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बना बौद्ध शिक्षा का, जहां दूर दूर से स्कॉलर्स आते थे। अजंता की गुफाओं में जो अद्भुत बौद्ध पेंटिंग्स हैं, हाँ, वो तो कमाल है। उनको भी इसी दौर में संरक्षण मिला। और महायान बौद्ध धर्म का भी काफी प्रसार हुआ। लेकिन क्या ये सहिष्णुता और संरक्षण, मतलब पेट्रोनेज, पूरे गुप्त काल में एक जैसा रहा, खासकर बौद्ध धर्म के लिए? ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि शायद कुमारगुप्त प्रथम के बाद, हो सकता है हूणों के आक्रमण की वजह से या बदलते पॉलिटिकल माहौल के कारण, बौद्ध धर्म को जो रॉयल पेट्रोनेज मिल रहा था वो धीरे धीरे कम हुआ। अच्छा। हाँ, हालांकि बौद्ध मठ और शिक्षा के केंद्र चलते रहे, लेकिन शायद वो पहले वाला राजकीय उत्साह नहीं रहा। और जैन धर्म, उसकी क्या स्थिति थी? क्या उससे भी ऐसे ही सपोर्ट मिला? जैन धर्म को भी निश्चित रूप से समर्थन मिला। शायद उतना डायरेक्ट रॉयल पेट्रोनेज न हो जितना बौद्ध धर्म को मिला, पर समर्थन था। मथुरा जैसे इलाकों से जो शिलालेख मिले हैं, वो बताते हैं कि गुप्त काल में जैन मंदिर थे, जैन समुदाय एक्टिव थे। गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी इलाकों में तीर्थंकरों की कई सुंदर मूर्तियां इसी काल की हैं। अच्छा।
और दिलचस्प बात यह है कि कला में भी एक तरह का सिंक्रीटिज्म मतलब समन्वय दिखता है। कमल का फूल है, प्रभामंडल है, ऐसे सिंबल्स आपको हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों की कला में मिल जाएंगे। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ कोएग्जिस्टेंस नहीं था, बल्कि आइडियाज और आर्ट स्टाइल्स का एक्सचेंज भी था। फिलॉसफिकल लेवल पर भी वेदांत और बौद्ध न्याय जैसे विचारों का विकास इसी माहौल में हुआ। तो धर्म के मामले में ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन काफी दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ जड़ों की तरफ वापसी है तो दूसरी तरफ नए आइडियाज और सहिष्णुता का संगम भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस धार्मिक माहौल का असर उनकी इमारतों, खासकर मंदिरों पर कैसा पड़ा? हमने सुना है कि गुप्तकाल ने मंदिर आर्किटेक्चर में जैसे क्रांति ला दी। क्रांति कहना शायद गलत नहीं होगा। देखिए, इससे पहले भारत में पूजा स्थल या तो नेचुरल गुफाएं होती थीं, या फिर चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे, जैसे अजंता या एलोरा की शुरुआती गुफाएं। गुप्तकाल में पहली बार फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल मंदिर बनाने का चलन शुरू हुआ, मतलब जो ईंट या पत्थर से बनते थे। हाँ, ईंट या पत्थर जैसी चीजों से। और ये भारतीय मंदिर वास्तुकला के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन शुरुआती स्ट्रक्चरल मंदिरों की खास पहचान क्या थी? मतलब दिखते कैसे थे? उनकी बनावट कह सकते हैं रिलेटिवली सिंपल थी, लेकिन महत्वपूर्ण। आमतौर पर एक छोटा स्क्वायर कमरा होता था, गर्भगृह, जहां मुख्य मूर्ति होती है। बिल्कुल, जहां मेन देवता की मूर्ति स्थापित होती थी। उसके सामने अक्सर एक छोटा पिलर्ड पोर्च या हॉल होता था, मंडप। हाँ। और यही हमें पहली बार गर्भगृह के ऊपर एक टावर जैसी संरचना यानी शिखर के शुरुआती रूप दिखने लगते हैं। शिखर? तो शिखर की शुरुआत यहीं से हुई? हाँ, शुरुआती रूप यहीं मिलते हैं। और दीवारों पर, दरवाजों की चौखटों पर देवताओं की, माइथोलॉजी की, बेल बूटों की नक्काशी भी इनकी खासियत थी। और इन्हें बनाने के लिए मटेरियल क्या यूज होता था? ईंट, पत्थर, तकनीक कैसी थी? ये भी दिलचस्प है। शुरुआती मंदिरों में पकी हुई ईंटों का काफी इस्तेमाल हुआ। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कानपुर के पास भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव? हाँ, सुना है। उसकी ईंटों पर टेराकोटा के पैनल लगे हैं जिनमें पौराणिक सीन बने हैं, और उसका शिखर भी काफी ऊंचा रहा होगा, ऐसा अंदाजा है। अच्छा। बाद में तराशे हुए पत्थरों का इस्तेमाल बढ़ा, जैसे मध्य प्रदेश में देवगढ़ का मशहूर दशावतार मंदिर। हाँ, दशावतार मंदिर। इन पत्थर के मंदिरों में जो मेसनरी टेक्निक थी वो भी काफी एडवांस थी। कई बार पत्थर इतने परफेक्टली काटे और फिट किए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे की, मोटार की जरूरत न के बराबर होती थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो वाकई खास माना जाता है। उसकी क्या स्पेशलिटी है? दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो गुप्त आर्किटेक्चर के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है। पत्थर का बना है और उसकी बाहरी दीवारों पर विष्णु के अवतारों के, जैसे शेषशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण तपस्या, बहुत ही शानदार और कलात्मक पैनल बने हुए हैं। वाह। उसमें एक स्पष्ट गर्भगृह है, एंट्रेंस पर सुंदर नक्काशी है। इसी तरह सांची में मंदिर संख्या 17 भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वो अपनी सादगी और बैलेंस्ड प्रोपोर्शन के लिए जाना जाता है। अच्छा। और शायद वो गुप्त मंदिर आर्किटेक्चर के शुरुआती फेस को दिखाता है। जाहिर है ये मंदिर मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं के लिए ही बन रहे थे। हाँ, ज्यादातर जो हमें ज्ञात गुप्त मंदिर हैं वो हिंदू देवताओं विष्णु, शिव, देवी इन्हीं को समर्पित है, जो उस समय के धार्मिक ट्रेंड को भी दिखाता है। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, सांची जैसी जगहों पर बौद्ध स्तूपों के पास बने मंदिर या गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिले कुछ अवशेष दिखाते हैं कि ये स्टाइल सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं थी, दूसरे धार्मिक समुदाय भी इससे प्रभावित हुए या इसे अपनाया। अगर हम इसे ओवरऑल पिक्चर में देखें तो गुप्तकाल ने भारतीय मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। बिल्कुल, वो स्क्वायर गर्भगृह, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा करने का रास्ता, हाँ, प्रदक्षिणा पथ, और शिखर का विकास, ये सब गुप्तों की देन है, जिन्हें बाद की नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियों ने अपनाया और आगे बढ़ाया। खासकर नागर शैली पर इसका असर दिखता है। हाँ, उत्तर भारत की नागर शैली पर तो सीधा प्रभाव दिखता है। और दीवारों पर जो पौराणिक कथाओं की नक्काशी होती थी, उसने न सिर्फ मंदिरों को सुंदरता दी, बल्कि आम लोगों के लिए वो धार्मिक शिक्षा और भक्ति का माध्यम भी बने। लेकिन क्या उस युग के बहुत से मंदिर आज भी बचे हुए हैं? हमें इतने कम उदाहरण क्यों मिलते हैं? ये एक चैलेंज है। शुरुआती मंदिर शायद लकड़ी या दूसरी ऐसी चीजों से बने थे जो टाइम के साथ खत्म हो गई। हाँ, वो तो है।
ईंटों से बने मंदिर भी मौसम की मार, रख रखाव की कमी से या तो ढह गए या बाद में उनका पुनर्निर्माण हुआ तो उनका ओरिजिनल रूप बदल गया। पत्थर के मंदिर ज्यादा टिकाऊ थे, लेकिन उनकी संख्या भी लिमिटेड है। और फिर गुप्त साम्राज्य के बाद के दौर में हुणों जैसे बाहरी आक्रमण हुए, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किया होगा। सही। इसलिए जो बचा है वो बहुत कीमती है, लेकिन शायद उस दौर में जो कुछ बना था उसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। वास्तुकला से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की ओर। गुप्त काल को अक्सर संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या ये अतिशयोक्ति है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये अतिशयोक्ति है। इस दौर में संस्कृत भाषा और साहित्य सचमुच अपनी पीक पर पहुंचे। सबसे बड़ा नाम तो खैर कालिदास का है। कालिदास, हाँ। जिन्हें परंपरा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जोड़ती है। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। जर्मन कवि गेटे भी बहुत प्रभावित हुए थे। बिल्कुल। उनके खंड काव्य जैसे मेघदूत और महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, ये रचनाएं सिर्फ अपनी भाषा की सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उनमें जो मानवीय भावनाएं हैं, प्रकृति का चित्रण है, उसके लिए भी अद्वितीय हैं और आज भी वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा है। कालिदास के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण नाम इस युग से जुड़े हैं? कई और भी प्रतिभाशाली कवि और लेखक हुए। भारवी थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम जैसा महाकाव्य लिखा। वो अपने मुश्किल ग्रामर और गहरे अर्थों के लिए फेमस हैं। अच्छा। दंडिन ने दश कुमार चरित जैसा गद्य रोमांस लिखा। सुबंधु ने वासव दत्ता की रचना की। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं। इसके अलावा धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का भी खूब विकास हुआ। पुराणों को फाइनल शेप मिला, स्मृतियां लिखी गईं और बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने भी अपने अपने दर्शन और साहित्य को समृद्ध किया। भाषा के मानकीकरण में भी इस दौर का योगदान माना जाता है, जैसे व्याकरण वगैरह। निश्चित रूप से व्याकरण के नियमों को और पक्का किया गया। पाणिनि की जो सदियों पुरानी अष्टाध्यायी थी, हाँ, पाणिनि की, उस पर पतंजलि जैसे विद्वानों की टीकाएं लिखी गईं, जिससे भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। और इसी समय अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। अमरकोश, वो क्या था? वो मूल रूप से एक थिसॉरस था, श्लोकों में, मतलब पर्यायवाची शब्दों का कोश। अच्छा, डिक्शनरी जैसा। हाँ, एक तरह से। इसने कवियों, लेखकों, विद्वानों के लिए सही शब्द चुनना आसान बना दिया और भाषा में एक रूपता लाने में मदद की। ये मानकीकरण ज्ञान के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में गुप्त काल की देन तो मतलब वर्ल्ड फेमस है। बिल्कुल। यहाँ आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है, लगभग 476 से 550 ईस्वी। उनका ग्रंथ है आर्यभट्टिया। आर्यभट्टिया, हाँ। ये भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का एक तरह से फाउंडेशन स्टोन है। सोचिए, उन्होंने जीरो का इस्तेमाल एक संख्या के प्लेस वैल्यू के रूप में स्थापित किया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। पाई की वैल्यू दशमलव के 4 स्थानों तक 3.1416 निकाली। उस समय के लिए कमाल की एक्यूरेसी थी। कमाल है। और सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और ग्रहों की गति को समझने के लिए सूर्य केंद्रित मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल का सुझाव दिया। ये तो कॉपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले। बिल्कुल, कॉपरनिकस से सदियों पहले। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। क्या आर्यभट्ट अकेले थे या और भी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे थे? वराहमिहिर एक और महान विद्वान थे, लगभग 505 से 587 ईस्वी। वराहमिहिर, हाँ, उनकी पंच सिद्धांतिका खगोल विज्ञान के 5 प्रमुख सिस्टम्स का एक कलेक्शन है, जिसमें उन्होंने न केवल पुराने भारतीय ज्ञान बल्कि ग्रीक और रोमन एस्ट्रोनॉमी के एलिमेंट्स को भी शामिल किया। ये नॉलेज सिंथेसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, मतलब बाहर के ज्ञान को भी अपनाया। हाँ, उनकी एक और रचना है बृहद संहिता। वो तो एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है। उसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मौसम, खेती, रत्न, आर्किटेक्चर जैसे न जाने कितने विषयों पर जानकारी है। वाह, ये तो सच में ज्ञान का भंडार था। अच्छा, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी, मतलब मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? वो मेहरौली के लौ स्तंभ का जिक्र अक्सर आता है। हाँ, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। चरक संहिता जो मेडिसिन पर है और सुश्रुत संहिता जो सर्जरी पर है। हाँ, चरक और सुश्रुत। इन पुराने ग्रंथों को इस काल में और रिफाइन किया गया, कंपाइल किया गया। सुश्रुत संहिता में तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में। हाँ, खासकर राइनोप्लास्टी,
यानी नाक को फिर से शेप देने की तकनीक का डिटेल्ड वर्णन मिलता है। कमाल है। और धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में उनकी स्किल का जीता जागता सबूत है दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ। हाँ, जो आज तक खड़ा है बिना जंग लगे। बिल्कुल, माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है और इसकी खासियत यही है कि लगभग 1600 साल खुले में रहने के बाद भी इसमें जंग न के बराबर लगा है। ये उस समय की एडवांस्ड मेटलर्जिकल टेक्निक का एक कह सकते हैं रहस्यमयी उदाहरण है। तो ये सारा ज्ञान और कला, ये सब पनप कैसे रहा था? जाहिर है शिक्षा के केंद्र भी रहे होंगे। बिल्कुल। नालंदा महाविहार जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, वो इस युग का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, इंटरनेशनल फेम का। हाँ, नालंदा। यहाँ व्याकरण, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग धर्मों की पढ़ाई होती थी। तक्षशिला हालांकि अब उतना प्रमुख नहीं था, और वल्लभी गुजरात में ये भी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे। कला के क्षेत्र में मूर्ति कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। सारनाथ स्टाइल की बुद्ध प्रतिमाएं हैं। हाँ, वो शांत और सुंदर मूर्तियां। बिल्कुल, जिनमें शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता का अद्भुत भाव है। या मथुरा स्टाइल की हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, जिनमें फिजिकल ब्यूटी और ग्रेस का संगम है। ये गुप्त कला की पहचान है। और अजंता की पेंटिंग्स? हाँ, अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र, खासकर जातक कथाओं का चित्रण, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, वो तो विश्व कला की धरोहर हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? मतलब क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, ये सब कुछ एक स्थिर शासन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, राजाओं का संरक्षण, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राटों का, और समाज में जो एक तरह की टॉलरेंस थी, उसी माहौल के कारण संभव हो सका। चलिए, अब उस दरबार की बात करते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार। कहा जाता है कि उनकी राजधानी उज्जैन ज्ञान और कला का केंद्र थी और उनके दरबार में नवरत्न यानी 9 महान विभूतियां थी। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो लगभग 380 से 415 ईस्वी तक था, वो गुप्त साम्राज्य का पीक पीरियड माना जाता है, और उज्जैन में उनका दरबार निश्चित रूप से उस समय की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का एक बड़ा हब था। नवरत्न की जो बात है वो इसी दरबार से जुड़ी है और बहुत पॉपुलर है। तो क्या ये नवरत्न वाकई में थे? मतलब एक साथ एक ही समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या ये बाद में बनी हुई कहानी है? यहाँ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नवरत्नों की जो ट्रेडिशनल लिस्ट हमें मिलती है, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी वगैरह शामिल हैं, हाँ, वो मुख्य रूप से बाद के ग्रंथों से आती है। जैसे एक ज्योतिष का ग्रंथ है, ज्योतिर्विदाभरण या सोमदेव की कथाएं हैं। जो कंटेम्प्रेरी गुप्त इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें इन सभी 9 लोगों का एक साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में होने का साफ साफ जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, तो ये पक्का नहीं है? पक्का नहीं है। कुछ नाम जैसे वेताल भट्ट या शंकु, उनकी तो ऐतिहासिक पहचान भी पूरी तरह निश्चित नहीं है। तो हो सकता है कि ये लिस्ट कुछ हद तक सिंबॉलिक हो, जो उस दरबार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल लेवल और अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की मौजूदगी को दिखाती हो। फाहियान का जो ट्रैवल अकाउंट है, वो भी उस दौर की प्रॉस्पेरिटी और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी की पुष्टि करता है, भले ही वो नवरत्नों का जिक्र ना करता हो। अगर हम पारंपरिक सूची को ही देखें तो उसमें कौन कौन से प्रमुख नाम शामिल माने जाते हैं? कुछ का जिक्र तुमने पहले ही किया। हाँ, लिस्ट में सबसे प्रसिद्ध नाम है कालिदास, महाकवि और नाटककार, वराहमिहिर, महान खगोल शास्त्री और ज्योतिषी, अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा, और धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का महान ज्ञाता माना जाता है। ये तो बड़े नाम हैं। हाँ, इनके अलावा वरुचि, व्याकरण और प्राकृत प्रकाश के लेखक, घटकरपर, एक कवि, क्षपणक, एक जैन या बौद्ध भिक्षु, शायद ज्योतिषी, शंकु, शायद आर्किटेक्ट, और वेताल भट्ट, संभवतः तांत्रिक या फिलोसोफर के नाम भी गिने जाते हैं। इन सब की हिस्टोरिसिटी और चंद्रगुप्त के दरबार से कनेक्शन अलग अलग लेवल का है। इस दरबार की ऐसी प्रतिष्ठा और समृद्धि का आधार क्या था? क्यों यहीं इतने सारे विद्वान और कलाकार इकट्ठे हुए? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय के सफल मिलिट्री कैंपेन्स, खासकर वेस्टर्न इंडिया में शकों पर जीत। हाँ, शकों को हराया था उन्होंने। हाँ, उससे साम्राज्य में स्थिरता आई और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। ट्रेड खूब फला फूला।
जिससे कला और ज्ञान को पेट्रोनाइज करने के लिए रिसोर्सेज मिले। दूसरा, उज्जैन खुद एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण शहर था। ट्रेड रूट्स के चौराहे पर था और पहले से ही एक कल्चरल सेंटर के रूप में स्थापित था। सही। तीसरा, खुद सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की रुचि और उनकी संरक्षण की नीति ने देश भर से टैलेंट को अट्रैक्ट किया। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दरबार और इसके विद्वानों का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। जैसा हमने कहा, कालिदास की रचनाओं का अनुवाद सदियों बाद यूरोप में हुआ और उनकी प्रतिभा को ग्लोबल पहचान मिली। तो इन सारी बातों को समेटे तो क्या निष्कर्ष निकलता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक सही है? देखिए, स्वर्ण युग शब्द पर इतिहासकारों में बहस हो सकती है, क्योंकि हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं और शायद ये आम आदमी के जीवन का पूरी तरह प्रतिनिधित्व ना करता हो। हाँ, ये बात भी है। साहित्य, विज्ञान, दर्शन और शासन कला के क्षेत्र में हुई प्रगति और विकास को देखें तो ये निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का एक असाधारण, रचनात्मक और प्रभावशाली दौर था। हमने देखा कि कैसे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन साथ ही धार्मिक सहिष्णुता भी काफी हद तक बनी रही। हमने फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल मंदिरों के निर्माण की शुरुआत देखी, जिसने भारतीय वास्तुकला को एक नई दिशा दी। सही। हमने कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे दिग्गजों को देखा, जिन्होंने साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। और हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे शासकों का संरक्षण देखा, जिसने इस प्रतिभा को पनपने का अवसर दिया। हाँ। इन सबने मिलकर उस चीज की नींव रखी जिसे हम आज क्लासिकल भारतीय संस्कृति कहते हैं। इस युग की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत तो निर्विवाद है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो यात्रियों के विवरण हों, दरबारी कवियों की रचनाएं हों, राजाओं के शिलालेख हों या मंदिरों की कलाकृतियां, वे हमें उस युग की एक भव्य तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, एक ग्रैंड पिक्चर। हाँ, लेकिन वे अक्सर एलीट क्लास, स्कॉलर्स और शासकों के नजरिए को दर्शाते हैं। ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इन महान उपलब्धियों और दर्ज सहिष्णुता के बीच अलग अलग धर्मों और समुदायों के आम लोगों का रोजमर्रा का जीवन कैसा रहा होगा। ये सोचने वाली बात है। उनकी आपसी बातचीत, उनके विश्वास, उनके रीति रिवाज कैसे रहे होंगे, जिनका जिक्र शायद इन भव्य स्रोतों में नहीं मिलता। समुदायों के बीच विचारों और प्रथाओं का कौन सा अदृश्य प्रवाह चल रहा होगा जो स्मारकों और ग्रंथों की पकड़ से बाहर है। सही। ये इतिहास का वो मानवीय पहलू है जिसे समझने के लिए हमें शायद इन स्रोतों की पंक्तियों के बीच पढ़ना होगा।